हिप्पोस हर साल अफ्रीका में 500 से ज्यादा लोग को मारते हैं, जबकि ये मीट खाने वाले एनिमल्स भी नहीं हैं। तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हजारों सालों पहले इंसानों का हाल क्या होता होगा जब इनसे भी ज्यादा खतरनाक और बड़े एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे, जो कि अपने सामने आने वाले हर एक चीज को तबाह करके रख देते थे। तो आज हम ऐसे 7 मोस्ट डेंजरस जायंट एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यह हमारे सीरीज का पार्ट 9 होने वाला है। बाकी सारे वीडियोस की तरह यह भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, वासुकी स्नेक। आपने टाइटेनोबोआ के बारे में तो सुना ही होगा। इसको अब तक का सबसे बड़ा स्नेक माना जाता है और ये 60 मिलियन ईयर्स पहले अमेज़न जंगल में पाए जाते थे। बट अगर कोई सांप साइज में टाइटेनोबोआ से कंपैरेबल था तो वो और कोई नहीं बल्कि वासुकी इंडिकस था। ये एक मैसिव स्नेक था जिसको सबसे पहली बार 2005 में इंडिया के गुजरात में डिस्कवर किया गया था। इसके 27 वर्टिब्रे भी काफी अच्छी कंडीशन में थे। ऐसा माना जाता है कि यह सांप 47 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर रहा करता था। इस सांप का नाम हिंदू माइथोलॉजी के सरपेंट किंग या फिर जायंट स्नेक वासुकी के ऊपर बेस्ड है। ऐसा माना जाता है कि वासुकी एनाकोंडा से काफी सिमिलर हुआ करता था। इसके पास वेनम नहीं था और इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम थी। अपने शिकार को जकड़कर उसकी सांस रोककर उसको मार दिया करता था। वासुकी इंडिकस की साइज 36 से 49 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर टाइटेनोबोआ की साइज लगभग 42 फीट हुआ करती थी। यानी कि इन दोनों ही स्नेक की साइज कंपैरेबल थी या फिर वासुकी थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ करता था। वासुकी स्नेक के वर्टिब्रे टाइटेनोबोआ से छोटे थे, जिससे पता चलता है कि इनका वेट टाइटेनोबोआ से कम था। ओवरऑल ये दोनों ही स्नेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़े हुआ करते थे। नंबर 2, पल्मोनोस्कॉर्पियस। ये एक जायंट स्कॉर्पियन है जो कि डायनासोर से भी काफी ज्यादा पहले यानी कि 430 मिलियन ईयर्स पहले साइलुरियन पीरियड में एग्जिस्ट किया करता था। ये अपने मैसिव साइज के चलते जाने जाते हैं। ये स्कॉर्पियंस इंसानों से भी ज्यादा बड़े यानी कि 10 फीट तक हो जाते थे, जिससे ये अब तक के कुछ सबसे बड़े इंसेक्ट्स में से एक हो जाते हैं। इनके नाम में पल्मोनरी वर्ड आता है जो कि लंग से रिलेटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास एक काफी यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ करता था, मॉडर्न डे एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड से बिल्कुल अलग। इनके पास स्पेशल और इवॉल्व लंग्स हुआ करते थे जिनको बुक लंग के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल करके पल्मोनोस्कॉर्पियस जमीन पर रहने के लिए ढल चुके थे। उस टाइम पर मॉडर्न डे के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन हुआ करता था, जिसको पल्मोनोस्कॉर्पियस अपने बुक लंग्स का यूज करके हवा से एक्सट्रैक्ट कर लेते होंगे और सांस लेते होंगे, जो कि उस टाइम पर एक काफी यूनिक फीचर रहा होगा। पल्मोनोस्कॉर्पियस छोटे आर्थ्रोपॉड्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स का शिकार किया करते होंगे। इनके पास मॉडर्न डे स्कॉर्पियंस के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े पिंसर्स और स्टिंगर्स हुआ करते थे, जो कि शिकार के लिए डेडली साबित होते थे। बट पल्मोनोस्कॉर्पियस अपने टाइम के सबसे बड़े आर्थ्रोपॉड्स नहीं थे। इस टाइम पर कुछ और जायंट मिलीपीड्स भी घूम रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, जो कि इन बड़े क्रिएचर्स के जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नंबर 3, अमेरिकन लायन। ये लायन की एक प्री हिस्टोरिक स्पीसीज है जो कि 3,40,000 से 11,000 ईयर्स पहले प्लीस्टोसिन इपॉक के टाइम पर नॉर्थ अमेरिका में रहा करती थी। इनकी हाइट 4 से 5 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर इनका वेट 360 से 450 केजी तक हो जाता था, जिससे ये आज तक के कुछ सबसे बड़े वाइल्ड कैट्स में से एक हो जाते हैं। इवन ये मॉडर्न डे साइबेरियन टाइगर से भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। अमेरिकन लायन की बॉडी मॉडर्न डे लायन से ज्यादा रॉबस्ट और पावरफुल हुआ करती थी। इन्हीं सारे फीचर्स के चलते ये बड़ी हर्बीवोर जैसे कि मैमथ या फिर बाइसन का भी शिकार कर लिया करते थे। अमेरिकन लायन ओपन ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करते थे, जहां पर शिकार की कोई भी कमी नहीं थी। इनके फॉसिल से पता चलता है कि अमेरिकन लायन एक्टिव हंटर्स हुआ करते थे, जिनके पास नोकीले क्लॉज, पावरफुल जबड़े और मस्कुलर पैर थे। मॉडर्न डे लायन झुंड में रहते हैं, बट अमेरिकन लायन अकेले रहकर शिकार किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली प्लीस्टोसिन इपॉक की एंडिंग में यानी कि 10,000 ईयर्स पहले क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्सो इस टाइम पर इंसानों ने भी शिकार करना शुरू कर दिया था, जो कि अमेरिकन लायन से ज्यादा माहिर थे, जिन्होंने अमेरिकन लायन के मेन फूड सोर्स जैसे कि बाइसन या फिर मैमथ का शिकार किया होगा, जिससे अमेरिकन लायन के शिकार में कमी आती है। अल्टीमेटली ये मैसिव क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर पाते और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नंबर 4, मजुंगासोरस। ये एक मीडियम साइज का कार्निवरस डायनासोर था जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड यानी कि 70 से 66 मिलियन ईयर्स पहले मेडागास्कर में रहा करता था। इसका स्कल छोटा बट पावरफुल था। वहीं पर इसकी बॉडी भी हैवी थी। इसका साइज 11.5 फीट तक हो जाता था, जो कि उस टाइम के और भी ज्यादा खतरनाक डायनासोर जैसे कि टी-रेक्स से कहीं ज्यादा छोटा था। मजुंगासोरस छोटे डायनासोर का शिकार किया करते थे। वहीं पर यह स्कैवेंजर भी थे जो कि पहले से मरे हुए बड़े डायनासोर्स को खाया करते थे। मजुंगासोरस के हाथ छोटे हुआ करते थे। वहीं पर इनके दांतों को देखकर पता चलता है कि यह हड्डियां तक तोड़ देते थे। मजुंगासोरस का सबसे आइकॉनिक फीचर उनका कैनिबलिस्टिक बिहेवियर था, जो कि काफी कम डायनासोर्स में पाया जाता है। यानी कि ये अपने ही स्पीशीज के डायनासोर को मारकर खाया करते थे। इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि कुछ मजुंगासोरस के फॉसिल्स के हड्डियों पर मजुंगासोरस के दांत के निशान पाए गए हैं। मजुंगासोरस ऐसा ज्यादातर तब क्या करते थे जब शिकार में काफी ज्यादा कमी हो जाती हो। मजुंगासोरस के एक्सटिंक्शन 66 मिलियन ईयर्स पहले बाकी सारे डायनासोर्स के साथ ही साथ एस्टेरॉइड इंपैक्ट के चलते हुआ था। नंबर 5, मेगान्यूरा। ये 300 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर हमारे अर्थ पर रहा करती थी।
ऑल्दो इसको जायंट ड्रैगन फ्लाई के नाम से जाना जाता है, पर टेक्निकली ये एक ड्रैगन फ्लाई नहीं थी। ये मेगानिसॉप्टेरा ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि मॉडर्न डे ड्रैगन फ्लाई से कहीं ज्यादा अलग हुआ करते थे। मेगान्यूरा का सबसे आइकॉनिक फीचर इसका इनॉर्मस विंग स्पैन है, जो कि 2.5 फीट तक हो जाता था, जिससे ये अब तक के हमारे अर्थ पर पाए गए कुछ सबसे ज्यादा उड़ने वाले इंसेक्ट्स में से एक हो जाते हैं। मेगान्यूरा के मैसिव साइज का रीजन हाई ऑक्सीजन लेवल्स है, क्योंकि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर एटमॉस्फेयर में 30% से ज्यादा ऑक्सीजन हुआ करती थी, जो कि कंपैरिजन के लिए मॉडर्न डे में 21% है। यही रीजन है कि मेगान्यूरा जैसे लार्ज इंसेक्ट्स आज के टाइम पर अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो मेगान्यूरा के पास बड़े विंग्स हुआ करते थे, बट ये उड़ने से ज्यादा ग्लाइड किया करता था एंड इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। मेगान्यूरा अपने टाइम का एपेक्स हंटर था। मेगान्यूरा के फॉसिल से पता चलता है कि इसके पास बड़े स्पाइनी पैर हुआ करते थे, जिनका यूज करके ये अपने शिकार जैसे कि एम्फीबियन और छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ा करता होगा। बिल्कुल पल्मोनोस्कॉर्पियस की तरह मेगान्यूरा का एक्सटिंक्शन भी ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से हुआ था। नंबर 6, डायमेट्रोडॉन। डायमेट्रोडॉन 295 से 272 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि अर्ली पर्मियन पीरियड के टाइम पर हमारे अर्थ पर घुमा करते थे। इसके बैक पर लंबे और खिंचे हुए स्पाइन्स हुआ करते थे, जो कि इसके स्किन से कवर थे, जिसको ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में यूज करते होंगे। यही सिमिलर फंक्शन स्पाइनोसॉर के स्पाइन का भी था। ऑल्दो देखने में ये एक रेप्टाइल या फिर डायनासोर लगता है, बट सरप्राइजिंगली ये मैमल से ज्यादा क्लोज है। ये सिनैप्सिड जीनस से बिलोंग करते हैं, जो कि आगे जाके मैमल्स में इवॉल्व हुए थे। डायमेट्रोडॉन की लेंथ 15 फीट तक हो जाती थी, वहीं पर इसका स्कल काफी ज्यादा बड़ा था, जिसमें नुकीले दांत मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि ये कार्निवरस एनिमल्स थे, जो कि अपने टाइम के वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन और छोटे रेप्टाइल्स का शिकार किया करते थे। ऑल्सो ये फूड चेन के टॉप पर थे। डायमेट्रोडॉन दलदल वाले एरियाज में रहना पसंद करते थे। डायमेट्रोडॉन का एक्सटिंक्शन लेट पर्मियन पीरियड में हुआ था, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ नए शिकारी भी आ चुके थे, जो कि डायमेट्रोडॉन से कहीं ज्यादा सफल और माहिर थे। फाइनली नंबर 7, एनोमेलोकैरिस। ये 500 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पर हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये शिकार करने वाले आर्थ्रोपॉड यानी कि इंसेक्ट थे, जो कि पानी में रहा करते थे। एनोमेलोकैरिस की साइज 3.3 फीट तक हो जाती थी, जिससे ये अपने टाइम के कुछ सबसे बड़े एनिमल्स में से एक बन जाते हैं। एनोमेलोकैरिस इस नाम का मीनिंग एबनॉर्मल श्रिम्प होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये श्रिम्प से ज्यादा मॉडर्न डे आर्थ्रोपॉड से रिलेटेड है। मॉडर्न डे एनिमल्स के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता था। इसकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई थी, साथ में इसके पास कॉकरोच की तरह कंपाउंड आईज भी थी, जो कि साइज में ज्यादा बड़ी थी। कंपाउंड आई मतलब एक सिंगल आई में काफी सारी अलग अलग आई मौजूद होना, जिनका नाम ओमाटीडिया है। इसकी मदद से एनोमेलोकैरिस अपने आसपास होने वाले हर एक चीज को अच्छी तरीके से देख पाते थे। ये अपने पैर का यूज करके अपने शिकार को पकड़ लेते थे। इनफैक्ट शुरू में साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये कोई सिंगल एनिमल नहीं है, बल्कि इसके बॉडी पार्ट्स काफी सारे अलग अलग एनिमल से मिलकर बने हुए हैं। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में वाइल्ड क्लॉज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।